नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने पुरस्कार कहानी के कथा वस्तु व उद्देश्य पर चर्चा की। आज हम उसी कहानी के केंद्रीय पात्र मधुलिका का चरित्र चित्रण एवं इस कहानी के संरचना और शिल्प पर चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं पुरस्कार कहानी के चरित्र चित्रण को। जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण साहित्य में नारी का तेजस्वी, सशक्त, सकारात्मक व सबल रूप व्यक्त हुआ है। पुरस्कार कहानी में भी प्रसाद जी ने मधुलिका के चरित्र को प्रयत्नपूर्वक संवारा है। उसका स्वाभिमान, उसी का क्षोभ और उसी का द्वंद्व संपूर्ण कहानी को आच्छादित किए हुए हैं। कहानी का चरम बिंदु उसी के निर्णय पर टिका हुआ है। इससे साबित होता है कि मधुलिका पुरस्कार कहानी का केंद्रीय एवं सबल नारी चरित्र है। मधुलिका को साहस और दृढ़ता जैसे गुण विरासत में मिले हुए हैं। वह अपने पूर्वजों की भूमि को बेचना अपराध समझती है, इसलिए वह अपनी भूमि के मूल्य के बदले राजा द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को उन्हीं पर न्यौछावर करके बिखेर देती है। इस तरह राजा का अनुग्रह स्वीकार न करके वह दूसरे के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करती है। यह उसके स्वाभिमान, सरलता, नैतिकता और ईमानदारी जैसे गुणों का द्योतक है। एक उदाहरण को यदि देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से मधुलिका के चरित्र की विशेषताएं प्राप्त होती है। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता है वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे। वह एक आदर्श बालिका थी। अर्थात कहानीकार यह दर्शाता है कि उसकी तेजस्विता के पीछे श्रम का ठोस आधार है। उसका सौंदर्य भी कठोर परिश्रम से निखरा है। अरुण के मोहपाश में वह कुछ देर के लिए उचित अनुचित का भेद भूलकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसके षड्यंत्र का अंग बन जाती है, लेकिन उसका विवेक उसे शीघ्र ही सावधान कर देता है और कौशल राष्ट्र की रक्षा की खातिर अपने पिता के बलिदान का स्मरण उसे अपने अपराध बोध से अवगत कराता है और वह कौशल पर कब्जे की योजना बनाते अरुण का रहस्य सेनापति को बता देती है। एक उदाहरण से देखेंगे। श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी अधिकार में क्यों चला जाए? मगध का चीर शत्रु, ओह उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक, वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं मधुलिका, मधुलिका, जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे। उपर्युक्त उदाहरण से पता चलता है कि मधुलिका के मन में कितना घन द्वंद्व है, लेकिन अपने स्वविवेक से राष्ट्र के प्रति प्रेम के आधिक्य के कारण वह अपने निजी प्रेम को एक तरफ रखकर राष्ट्र प्रेम को ही वरीयता देती है। कहानी के अंतिम हिस्से में हम देखते हैं कि वह बलिदान का साहस भी रखती है। अपने प्रेमी अरुण के साथ ही प्राण दंड के पुरस्कार की मांग करके वह जैसे अरुण के साथ अपने विश्वासघात का प्रायश्चित कर रही है। अपने प्रेमी के साथ आत्म बलिदान का निर्णय उसके सच्चे प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा का प्रमाण है। अब देखते हैं मधुलिका का अंतर्द्वंद। संपूर्ण कहानी में कहानीकार ने मधुलिका के अंतर्द्वंद को 3 स्थितियों में रेखांकित किया है। विधान और प्रवृत्ति का अंतर्द्वंद, सामंत एवं कृषक वर्ग की मानसिकता के मध्य अंतर्द्वंद, राष्ट्र प्रेम और निजी प्रेम के बीच अंतर्द्वंद। विधान और प्रवृत्ति का अंतर्द्वंद यदि देखें तो कहानी के उद्देश्य में वर्णित किया जा चुका है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से विधान और प्रवृत्ति का अंतर्द्वंद प्रसाद ने कहानी में दिखाया है। आज हम सामंत एवं कृषक वर्ग की मानसिकता के मध्य अंतर्द्वंद्व का, घृणा तथा प्रेम के बीच अंतर्द्वंद्व का अध्ययन करेंगे। यहाँ मधुलिका के द्वंद्व की स्थिति मगध के राजकुमार अरुण के प्रति प्रेम और स्वयं की हैसियत को लेकर है। राजकुमार अरुण प्रथम दर्शन में ही मधुलिका के प्रति प्रेमासक्त हो जाता है। वह उससे अपना प्रणय भाव निवेदन कर देता है।
वह कहता है, सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, लेकिन मधुलिका एक सामान्य कृषक बालिका थी। उसे अपनी हैसियत का ध्यान है, वह वर्ग भेद की खाई से परिचित है। मधुलिका इस प्रकार उसके प्रश्न का उत्तर देती है, राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंद बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। यह उद्धरण बताता है कि प्रणय का प्रार्थी अरुण उसी वर्ग का है जिसने मधुलिका के स्नेह की भूमि को छीन लिया। अतः उस वर्ग के प्रति विकर्षण स्वाभाविक है। इसीलिए मधुलिका अरुण के प्रति कठोर बन जाती है। विशेष प्रसाद की कहानियों में विकर्षण से आकर्षण, घृणा से प्रेम की जुगलबंदी प्रायः देखने को मिलती है। मधुलिका सामंत वर्ग से, उसकी मानसिकता से घृणा करती है, लेकिन अरुण एक युवा के रूप में उसे अच्छा लगता है। अतः उसका तिरस्कार करके वह स्वयं भी कम आहत नहीं होती है। एक उदाहरण देखेंगे। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों से उसका रत्न किरीट चमक उठा। अश्व वेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत नहीं हुई? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका के हृदय की यह टीस स्थायी पीड़ा बन जाती है। घोर अभाव का जीवन जीते हुए इस पीड़ा का नुकीलापन और भी बढ़ जाता है। उसका मन कई बार पश्चाताप करता है कि उसने सौभाग्य का तिरस्कार क्यों किया। यहाँ उसकी वास्तविक स्थिति, नियति उसके सुख स्वप्न से टकराती है। उसका द्वंद्व, उसका असमंजस शीघ्र ही एक किनारा पाता है और उसे लगता है कि वह राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है और उसे प्रेम करने लगी है। कहानीकार ने उसकी व्यग्रता और भावात्मक उतार चढ़ाव को बहुत सलीके से बयां किया है। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया। मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ सा दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी, अभी वह निकल गया। राष्ट्र प्रेम और निजी प्रेम के बीच अंतर्द्वंद्व भी इस कहानी में दिखाई देता है। यहाँ भी द्वंद्व की स्थिति अरुण के प्रति प्रेम को लेकर ही है। मधुलिका एक सरल हृदया मेहनती तरुणी है। वह अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करती है, लेकिन इस बीच वह अरुण के साथ भी प्रेम बंधन में बंध जाती है। अरुण के साहचर्य में रहकर मधुलिका वैभव के काल्पनिक आनंद को महसूस करती है। उसका द्वंद्व शमित लगता है। प्रिय के प्रेम का प्रभाव उस पर हावी हो जाता है, लेकिन जब अरुण अपने अभियान पर जाता है तब उसका द्वंद्व नए सिरे से परवान चढ़ता है। मधुलिका कभी कौशल के प्रति अनुराग की ओर झुकती है तो कभी प्रेम का वह पक्ष प्रबल हो जाता है जो अरुण से संबंधित है। लेकिन इस बार द्वंद्व कल्पना और यथार्थ का नहीं है। अब टकराहट प्रियतम प्रेम और देश प्रेम के बीच है। दूसरे शब्दों में यहाँ द्वंद्व व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक मूल्य के बीच का है, क्योंकि प्रेम व्यक्तिगत मूल्य है जबकि देश रक्षा एक सामाजिक दायित्व। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुखद कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जहां एक समय मधुलिका अपने प्रियतम के प्रेम में मुग्ध होकर कौशल राष्ट्र की पराधीनता के विषय में कुछ नहीं सोचती है, वहीं अचानक उसका विवेक जागृत हो उठता है और वह अपने राष्ट्र प्रेम की खातिर प्रियतम अरुण को एक विदेशी शत्रु से उपमित कर देती है। अंततः वह सेनापति को अरुण के अभियान की सूचना दे देती है। इस गहरे द्वंद्व में जो कि कहानी की मूल संवेदना भी है, वह प्रियतम और राष्ट्र के बीच राष्ट्र को ही चुनती है।
यह बात भी है कि वह कहानी के अंत में अपने प्रियतम प्रेम में महान समर्पण का भाव प्रेमी के साथ आत्म बलिदान के रूप में दिखलाती है, जो कि उसके सच्चे प्रेम का सबूत है। दो मनोभावों का सामंजस्य। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मधुलिका केवल प्रेमवश अरुण के अभियान को अपना समर्थन नहीं देती है। अपनी स्नेह भूमि छीन जाने का भय भी उसके मन में है। इस संदर्भ में डॉक्टर रामदरस मिश्र का विश्लेषण देखा जा सकता है। जब एकाएक उसमें अपने साम्राज्य के प्रति कर्तव्य बोध जागृत होता है तो उसके प्रेम से लिपटी प्रतिक्रिया की ईर्ष्या छिटक कर दूर जा पड़ती है और देश प्रेम और प्रियतम प्रेम का द्वंद्व बिंदु तीव्रता से आलोकित हो उठता है। इस द्वंद्व बिंदु में ऊपर ऊपर कर्तव्य बोध, देश प्रेम विजयी होता हुआ दिखाई पड़ता है, किंतु भीतर भीतर दोनों का तनाव चलता रहता है। मधुलिका के भीतर चल रहे इस दोहरे प्रेम के तनाव की अभिव्यक्ति कहानी के अंतिम चरण में होती है। कहानी की अंतिम पंक्ति है, तो मुझे भी प्राणदंड मिले, से संकेत है कि देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा और प्रियतम के प्रति प्रेम, इन दोनों ही शक्तिशाली मनोभावों का द्वंद्व अंततः सामंजस्य में परिणत हो गया। अब देखते हैं पुरस्कार कहानी का संरचना एवं शिल्प। भाषा की यदि बात करें तो प्रसाद की रचनाओं पर भारतेंदु की भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी भाषा में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद की कहानियों में तत्सम शब्दावली की प्रधानता संप्रेषणीयता में बाधा उत्पन्न करती है। वस्तुतः प्रसाद ने जिस बीते हुए काल की घटनाओं और चरित्रों को अपनी कहानियों में आत्मसात किया, उसकी अभिव्यक्ति आज की बोलचाल की भाषा के माध्यम से संभव ही नहीं है। पुरस्कार कहानी में भाषा के दो रूप मिलते हैं। जहाँ प्रकृति के सौंदर्य का अंकन है, वहाँ भाषा अधिक संस्कृतनिष्ठ, अधिक काव्यात्मक और बिंबात्मक हो गई है। ऐसे स्थलों पर लगता है कि छायावादी कविता का कोई अंश गद्य खंड के रूप में हमारे समक्ष है। कहानी के प्रारंभ में ही एक उद्धरण से यह प्रमाणित हो जाता है। देखेंगे, आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष, प्राची के एक निरभ्र कोने में स्वर्ण पुरुष झांकने लगा, देखने महाराजन की सवारी, शैल माता के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बांस उठ रही थी, नगर तोरण से जयघोष हुआ, भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ता है। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। इस उपयुक्त उद्धरण से गहरे काले शब्द तत्सम शब्दावली की प्रधानता की पुष्टि करते हैं और कहानी में अन्यत्र भी इसका प्रयोग दिखाई देता है, लेकिन इसी अवतरण में बादलों, घुमड़, सवारी, बास आदि शब्दों की उपस्थिति बताती है कि प्रसाद की भाषा को यांत्रिक ढंग से तत्सम प्रधान नहीं बनाते हैं। भाषा का एक अन्य रूप भी पुरस्कार में दृष्टिगत होता है, जो है बोलचाल की भाषा। निम्न उद्धरण यदि देखें तो वह दूसरे के खेतों में काम करती है और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती है। उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। भाषा चाहे जैसी हो, उसमें निहित अर्थ और बिंब को समझने की क्षमता भरपूर होनी चाहिए। प्रसाद की कथा भाषा कम शब्दों में बहुत कुछ अभिव्यक्त करने का प्रयास करती है, इसीलिए स्थूल और सपाट कथन पुरस्कार में कम देखने को मिलते हैं। जहाँ अनुभव एक निर्णयात्मक रूप दिया गया है, वहाँ अवश्य भाषा कुछ स्थूल और सपाट हो गई है। काव्यात्मकता का स्पर्श। प्रसाद का कवि रूप उनकी गद्य रचनाओं में बार बार उभर आता है। प्रकृति चित्रण के अतिरिक्त पात्रों की मानसिकता के वर्णन में भी अलंकरण और बिंबात्मकता का प्रयोग देखा जा सकता है। कहानी में एक जगह जब मधुप वृक्ष के नीचे सोती हुई मधुलिका को अरुण देखता है तो उसे लगता है
एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित, भ्रमर निस्पंद थे। मधुलिका की निराशा को व्यक्त करने के लिए कहानीकार ने एक नए उपमान का चुनाव किया। यह अप्रस्तुत कोई दूर का अपरिचित न होकर जीवन का ही एक परिचित चित्र है। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका का मन ही मन कह रही थी अभी वह निकल गया। इसी प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों में यही परिचित उपमान और बिंब भाषा की शक्ति को प्रमाणित करते हैं। नाटकीय शिल्प का प्रयोग भी प्रसाद की कहानियों में देखने को मिलता है। प्रसाद की कहानियों की संरचना पर विचार करें तो यह देखा गया है कि कुछ कहानियों में सूक्ष्म संवेदना का चित्रण काव्यात्मकता और नाटकीयता के साथ है। पुरस्कार भी इसी प्रकार की कहानी है। संपूर्ण कहानी में कम से कम 2 अवसरों पर नाटकीयता का बहुत सधा हुआ प्रयोग मिलता है। पुरस्कार कहानी के कला पक्ष की यदि बात करें, जिसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रकृति सौंदर्य के अंकन में तत्सम शब्दावली और बिंब बहुल भाषा का प्रयोग किया गया है। कई स्थलों पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी दिखाई देता है। इस कहानी में भाषा अर्थ ग्रहण कराने में जितनी सक्षम है, उतनी ही बिंब ग्रहण कराने की शक्ति से भी संपन्न है। पुरस्कार कहानी में कई स्थलों पर नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। अंत में मूल्यांकन के तौर पर यदि देखें तो प्रसाद की कहानियां व्यक्ति की उलझनों तक सीमित रह जाने की प्रतीति कराती है। वास्तव में ऐसा है नहीं। उनकी कहानियों में अपने परिवेश और समय की चिंताएं भी मौजूद हैं। उन्हें प्रेमचंद से एकदम विपरीत कथाकार सिद्ध करने की कोशिश हुई है। वास्तविकता तो यह है कि वे भी अपनी कई कहानियों में प्रेमचंद की आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा को ही विकसित कर रहे थे। इस प्रकार पुरस्कार कहानी का यह भाग पूर्ण हुआ। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की न केवल एक प्रभावी कहानी है, बल्कि इस कहानी में प्रसाद जी ने प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में फंसी हुई युवती के चरित्र को बड़े ही उदात्त ढंग से हमारे समक्ष पेश किया है। मुझे उम्मीद है आपको पुरस्कार कहानी की यह विवेचना पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।